नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे रेयर अर्थ मेटल्स की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने दुर्लभ खनिज मैग्नेट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 7,280 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रेयर अर्थ मेटल्स मैग्नेट की कमी को पूरा करना और प्रतिवर्ष 6,000 मीट्रिक टन क्षमता सृजित करना है। सरकार की यह पहल भारत को रेयर अर्थ मेटल्स के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की है। दरअसल इस क्षेत्र में चीन का दबदबा है। वैश्विक मार्केट में 90% हिस्से का प्रसंस्करण चीन करता है। भारत इसको लेकर काफी गंभीर है, खासकर तब से जब से अमेरिका ने टैरिफ के जरिए पूरी दुनिया में खलबली मचाई। इसके जवाब में चीन ने मैग्नेट निर्यात को लेकर पाबंदी लगा दी थी। लिहाजा भारत ने अपनी तैयारी तेज गति से कर दी शुरू। इस योजना का उद्देश्य आयात पर निर्भरता को कम करना तथा हाई टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस में भारत की क्षमताओं को बढ़ाना है। रेयर अर्थ मेटल्स का ये मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है? मेटल्स होते कैसे हैं ये और कहां पाए जाते हैं? रेयर अर्थ मेटल्स मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रामानुज नारायण जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो निदेशक हैं CSIR IMMT भुवनेश्वर से। आपका स्वागत है रामानुज जी संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे आशुतोष कंथेौला जी से, जो सहायक प्रोफेसर हैं भूविज्ञान विभाग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। आपका भी स्वागत है आशुतोष जी संसद टीवी पर। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर तुषार गुप्ता, जो सहायक प्रोफेसर हैं माइनिंग इंजीनियरिंग विभाग NIT राउरकेला से। आपका स्वागत है बहुत बहुत। लेकिन शुरुआत रामानुज जी मैं आपसे करूंगा, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने क्या कहा। मिनरल भी लाना और उसको यूज करके उसका फाइनल प्रोडक्ट भी बनाना, तो एक तरीके से पूरी वैल्यू चेन को कवर करने का प्रयास इन दोनों स्कीम्स में मिलाकर है। इस पे करीब 7,280 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होएगा। 7,280 crore rupees will be invested and the focus will be on the entire value chain. It will be an integrated manufacturing facility. और केवल एक नहीं, up to 5 units will be established. Up to 5 units will be established, each one having 1,200 metric tons per annum capacity. So within next 2 to 3 years, these plants will be set up, और इन plants में manufacturing production start हो जाएगा, and this will be a major strategic win for the country because permanent magnet और semiconductor chips, इन दो के बिना आज कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिकली नहीं हो सकती है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने पहले सेमीकंडक्टर चिप्स, फिर क्रिटिकल मिनरल मिशन और आज परमानेंट मैग्नेट की मैन्युफैक्चरिंग का ये प्रोग्राम, ये स्कीम लॉन्च की है। जाहिर सी बात है, रेयर अर्थ मेटल्स का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है भारत के लिए, दुनिया के लिए। इसलिए शुरुआत डॉक्टर रामानुज जी मैं आपसे करूंगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो मैग्नेट यानी रेयर अर्थ मेटल्स के संबंध में फैसला है, 7,000 करोड़ से ज़्यादा की जो योजना है उसको स्वीकृति दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? यह मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है? धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि ये जो मुद्दा जो हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल फैसला लिया है, यह देश को आत्मनिर्भरता और जो सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं उस क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छा कदम होगा। इसके साथ ही साथ ये हमारे आयात पर निर्भरता बहुत कम करेगा, क्योंकि अभी तक जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है हमारे यहाँ और जो भी रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री है उसमें आयात की जाती है इन वस्तुओं को, तो आयात पर निर्भरता कम होगी और हम एक वैश्विक स्पर्धा में प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स है। और सबसे बड़ी बात, एक रिसर्चर के लिए हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सरकार ने उपलब्ध कराई है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसमें हम उसको हाई एंड टेक्नोलॉजी कैसे लगा करके
तो ये बात भी कल जो हमारे मंत्रिमंडल का और हमारे प्रधानमंत्री जी का निर्णय हुआ, उस दिशा में एक बहुत ही अच्छा कदम है। रिसर्चर के लिए अपॉर्चुनिटी है, टेक्नोलॉजिस्ट के लिए अपॉर्चुनिटी है, और देश के जो व्यापार विभाग, जो विपणन विभाग हैं, उनके लिए कि इंपोर्ट डिपेंडेंस में कम करने की और आत्मनिर्भरता बढ़ाने की बात होगी। ये बहुत ही अच्छा कदम है जी और हम तो विश्वास करते हैं कि हम एक वैश्विक प्लेयर इसमें बनेंगे। जी, जाहिर सी बात है, रेयर अर्थ मेटल्स के मामले में भारत आत्मनिर्भर होगा, वैश्विक प्लेयर बनकर उभरेगा। लेकिन तुषार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, रेयर अर्थ मेटल्स होते क्या हैं और ये इतने जरूरी क्यों हैं? नमस्कार। क्या है कि हम लोग आज तक जितने भी रोजमर्रा की जिंदगी में मेटल्स देखते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ये सब तो बहुत ऐसे खनिज हैं जो बहुत आराम से मिल जाते हैं। माइनिंग की भाषा में ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में मिलते हैं और आसानी से इनको माइन करा जा सकता है। लेकिन रेयर अर्थ ऐसे होते हैं जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं मिलते, बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं, रेयर होते हैं। रेयर मतलब बहुत कम, और इनको निकालना और इनको फिर कंसंट्रेट करना कि आप उनका यूज कर पाए, ये बहुत ज्यादा प्रोसेस टाइम टेकिंग है और रिसोर्स इंटेंसिव है, और अच्छा आपको टेक्नोलॉजिकली डेवलप होना चाहिए इसके लिए। संयोग की बात यह है, आप इवन कोई भी टेक्नोलॉजी देखिए, आपका मोबाइल फोन जो आप लोग रोज यूज करते हैं, इसमें भी 46 एलिमेंट्स लगते हैं जी, एक दो नहीं। तो हम लोग हर जगह रेयर अर्थ से घिरे हुए हैं। और इवन रिसोर्स के बारे में बात करें तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट रिसोर्स रखता है रेयर अर्थ का, लेकिन अभी तक सिर्फ 1% प्रोडक्शन करता है, और रिफाइनिंग में इंडिया काफी पीछे था अभी तक। लेकिन ऐसी पॉलिसीज से हमें बहुत ज्यादा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा इस चीज में, और सेल्फ रिलायंस, वही आत्मनिर्भर की बात है, तो वो भी हम लोग अचीव कर पाएंगे इसमें। जी, आशुतोष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस मुद्दे को, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स का जो मुद्दा है, जाहिर तौर पे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिस तरह से सरकार ने एक बड़ा अहम फैसला लिया है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, लेकिन मैं आपसे भी समझना चाहूंगा इस बात को सामान्य सी भाषा में, ताकि एक आम आदमी समझ सके कि रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं वो कहाँ इस्तेमाल इनका होता है, कैसे होता है, ये क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जैसे डॉक्टर तुषार ने भी बताया कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, भले ही वो कम कंसंट्रेशन में मिलते हैं, पर उनकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में करीब 3 से 5 kg ये मैग्नेट्स लगते हैं, नियोडियम मैग्नेट्स लगते हैं, और इनकी कॉस्ट करीब 5 से 6 लाख रहती है जी। और मोस्ट ऑफ अभी 100% हमारा जो इंपोर्ट है सब चाइना से है, टोटल डिपेंडेंस चाइना पे है। तो आप मिसाइल्स देख लीजिए, वहां पर इनकी जरूरत आती है। आप इलेक्ट्रिक कार्स देख लीजिए, वहां पर इनकी जरूरत आती है। हाई एंड जो भी टेक है आपका, वहां पर आपके रेयर अर्थ एलिमेंट्स यूज होते हैं। और गवर्नमेंट का ये बहुत ही सराहनीय एक कदम उठाया गवर्नमेंट ने। अभी हम 6000 मिलियन टन पर एनम जो इनका एम है प्रोडक्शन का। जी जी, जो दिक्कत अब तक रही है वो नहीं है, जैसे प्रोफेसर है कि भी हमारे पास तीसरे नंबर के दुनिया में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं। अभी जो दिक्कत है वो है टेक्नोलॉजी। इनकी कंसंट्रेशन कम होती है, तभी हम इनको रेयर अर्थ बोलते हैं। तो इनको हम कैसे यूजेबल, जो पॉलिसी अभी गवर्नमेंट में रखी है कि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं उससे मेटल बनाना है, मेटल से अलॉय, फिर अलॉय से मैग्नेट। तो यूटिलिटी इनकी बहुत है। आप स्ट्रैटेजिक इक्विपमेंट्स ले लीजिए, मशीनरी ले लीजिए, और इलेक्ट्रिक कार, जैसे मैं बोल चुका हूं। आप देखिए इनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि चाइना में उतना इश्यू नहीं बना रशियन ऑयल एक्सपोर्ट का, पर इंडिया में बन गया। क्यों? क्योंकि यूएस को भी ये रेयर अर्थ एलिमेंट चाहिए, और गवर्नमेंट ने बहुत सही कदम उठाया है। ये वी नीड टू हैव सेल्फ रिलायंस, वी नीड टू हैव कैपेबिलिटी, हमें कैपेबिलिटीज होनी चाहिए जी, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए। यस जी, जाहिर सी बात है, अगर बात हम टेक्नोलॉजी की करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की करते हैं, और जिस तरह के ये रेयर अर्थ मेटल्स हैं और जिनका उपयोग एक प्रकार से स्मार्टफोन से लेकर मिसाइल तक
सब में किया जाता है, जाहिर तौर पर एक महत्वपूर्ण अंग है जीवन का, विकास का। लेकिन डॉक्टर रामानुज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, भारत में संसाधनों की कमी नहीं है, खनिज संपदा भरपूर मात्रा में है। अभी इस मामले में जो अर्थ मेटल्स हैं, इस मामले में भारत की स्थिति क्या है और क्या रणनीति है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, कि जैसा अभी हम लोगों को बताया गया कि हम विश्व में तीसरे नंबर के रिसोर्स रखते हैं, लेकिन इसमें हमको समझना पड़ेगा कि हमारी नीति अभी क्यों आई है, ये कदम अभी क्यों जी। उठाया गया है। क्योंकि आप देखेंगे कि रिसोर्स होने से हमारे पास जो 17 एलिमेंट इसमें होते हैं, शर्मा जी की 17 एलिमेंट है इसमें, जी। और जिसको रेयर अर्थ बोलते हैं, और उसमें थोड़ा 2 एलिमेंट और जोड़ दिया जाता है, तो टोटल कुछ 19 एलिमेंट है जिसको रेयर अर्थ के सीरीज में रखा जाता है। लेकिन हमारे पास संसाधन थे, और अभी हमारे लेबोरेटरी ने, जैसे CSIR की जितनी प्रयोगशालाएं हैं, देन IREL ने, DAE ने, DMRL में पिछले कुछ दिनों में इसमें कैपेसिटी बिल्ड किया है। हमारी जो शक्ति है अभी जो निहित है कि हम लोग बहुत ही अच्छा कॉन्सेंट्रेट बना देते हैं, कि अगर जो रेयर अर्थ में कॉन्सेंट्रेशन लो होता है उसको हम लोग हाई कॉन्सेंट्रेट बनाने में हम विश्व के स्तर पर हैं। लेकिन उसके बाद जो पाउडर मेटलर्जी लगता है, और जो टेक्निक से जो कंपैक्शन होता है, जो सिंटरिंग के प्रोसेस है, उसको डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं, जो परमानेंट मैग्नेट की बात आपने उठाया, तो उसमें हमारी थोड़ी सी कैपेबिलिटी की है, अलग अलग जगहों में है। लेकिन उसको, ये जो हमारे सरकार की जो इनिशिएटिव है, इसके साथ हम लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होंगे तो हमारे पास सारे चीज हैं। दूसरे बात, जब भारत मेक इन इंडिया शुरू हुआ, मेक इन इंडिया के बाद इस क्षेत्र में हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते थे, केवल असेंबली करते थे, तो उसमें सारा बाहर से इंपोर्ट होके आता था। लेकिन अब जब हम मेक इन इंडिया का प्रोग्राम शुरू किए हैं, आत्मनिर्भरता का कार्यक्रम शुरू किए हैं, सेमीकंडक्टर बनाने की ओर जा रहे हैं, मोबाइल फोन बनाने की जा रहे हैं, तो अभी इसकी जरूरत है। जैसे कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो अभी जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे पास आया सर, तो उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सप्लीमेंट करने के लिए हम इसके रिसोर्स को इस्तेमाल करेंगे। एक दूसरे साथ क्या है कि रेयर अर्थ मेटल को, रेयर की जो डेफिनेशन है कि एक तो कंसंट्रेशन लो होता है जो आम लोग समझ सकते हैं, और दूसरी बात कि ये जो रेयर मेटल आता है एक दूसरे के साथ बहुत सारे मेटल से दोस्ती किए हुए होता है, तो वो जो उसको बोलते हैं रिफाइनिंग प्रोसेसिंग, और उसको रिफाइनमेंट में जो चैलेंज है उसको अलग करके, और फिर जब हम इसमें 3 प्रोसेस शामिल होते हैं। पहला है कि इनरीच करिए, इनरीच करने के बाद उसको हम सेपरेट और प्यूरिफाई करते हैं, अलग अलग ऑक्साइड बनाते हैं, और उस अलग ऑक्साइड को फिर हम सिंटरिंग प्रोसेस के द्वारा और अदर जो टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, और लेटेस्ट जो वर्ल्ड में चल रहा है कि मोल्टेन साल्ट इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं। तो ये तकनीक हमारे पास अलग अलग विभागों में है, हमारे कैपेसिटी बिल्ड किया हुआ है, केवल उसको एक साथ जोड़ने की बात है कि किस तरह से सामंजस्य हो। और यह कदम जो हमारी सरकार का है, यह बहुत समय पर लिया गया, और जो 7 वर्ष का जो टाइमलाइन, जैसा कि आपने अपने शुरुआती दौर में बोला कि जो 7 लाइन का टाइम है कि हम जो टेक्नोलॉजी बनाने वाले हैं, जो हम CSIR के वैज्ञानिक हैं और DAE और DRDO के वैज्ञानिक हैं, हम तो करते हैं कि ये बन जाएगा, हम इसमें कैपेबिलिटी डिफिट करने की। और दूसरी शर्मा जी बात क्या है कि अभी दूसरी भी कैपेबिलिटी है, केवल प्राइमरी रिसोर्स, क्योंकि ये ज्यादा निकलता है मोनाजाइट ओर से, दैट मोनाजाइट जो ओर है उससे निकलता है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो रिसाइकिल्ड है, यूज्ड आइटम जो होता है, और जो सेकेंडरी रिसोर्स दैट ओवरबर्डन, फिर जैसे फ्लाई ऐश हुआ, रेड मड हुआ, तो सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी तीनों रिसोर्स है। और आपको हमें बताते हुए खुशी होती है कि हमारे देश के समस्त वैज्ञानिकों और प्राध्यापकों ने मिलकर इन तीनों क्षेत्रों में इनरिचमेंट और कुछ जगह पर रिफाइनिंग तक का भी कैपेबिलिटी हासिल किया है अभी तक। जी तुषार जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से मैं इसका अध्ययन कर रहा था, मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि वैश्विक स्थिति जो है उसमें चीन का दबदबा है।
इस मामले में जो रेयर अर्थ मेटल्स की बात हम कर रहे हैं, इसमें वैश्विक स्थिति क्या है? ये कहां कहां दुनिया में इनका भंडारण कहां कहां है और चीन का वर्चस्व क्यों है? तो ऐसा है कि चीन में रिसोर्सेज ऑलरेडी हैं, ज्यादा है, कमी नहीं है वहां पे। लेकिन चीन में ही सिर्फ रिसोर्सेज नहीं है। चीन अपने पिछले करीब 20 या 30 साल से बहुत फोकस करके रेयर अर्थ्स पे फोकस करके इसमें फंडिंग किया है। और उसके चलते इस समय, जैसा आपने शुरुआत में भी बताया था, 90% रिफाइनिंग ऑफ ऑल रेयर अर्थ, सभी रेयर अर्थ जो पूरी दुनिया से आते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, साउथ अमेरिका से आते हैं, अफ्रीका से आते हैं, सब जगह के रेयर अर्थ जहां से आके चाइना में रिफाइन होते हैं। अब चाइना अपनी इस चलते इतना अच्छा इस समय रिफाइनिंग का उन्होंने अपना प्रोसेस फ्लो बना रखा है, और इतने दशकों से वो लोग इस पे अपना पैसा इन्वेस्ट करे हैं, रिसर्च पे इन्वेस्ट करे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करे हैं। तो इस समय उनकी बहुत मेजर पकड़ है रिसोर्स को, ये रिफाइंड, जैसे सर रामानुजन सर बोल रहे थे कि रिफाइंड रेयर अर्थ्स पे इनकी बहुत इस समय कस के पकड़ है। लेकिन अभी तक हम लोगों को ये रियलाइजेशन ज्यादा तब होता है जब ये अवेलेबिलिटी इसकी कम हो जाती है, चाइना से मिलना कम हो जाता है। खासकर जैसे जब कोविड हुआ, कोविड के बाद से आपने देखा होगा कि आपके चिप प्राइसेस और इलेक्ट्रॉनिक प्राइसेस एकदम शूट अप हुए, क्योंकि चाइना उस समय बहुत पकड़ बना के रख दिया था रेयर अर्थ्स पे, इनकी रिफाइंड एलिमेंट्स का अवेलेबिलिटी एकदम कम हो गई थी। उसके बाद लोग सोचना शुरू करे कि एक ही अगर सोर्स रहेगा तो किस तरीके से हम लोग अपने आत्मनिर्भरता, या इवन हमारे जो मिशन है डिजिटल इंडिया और जीरो वेस्ट जो मिशन है हमारा, कि हम लोग पूरा ईवीज पे आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये सब कैसे अचीव करेंगे जब हम लोगों को रिलायबिलिटी इन सब पे बहुत ज्यादा है। तो इसलिए अगेन गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव बहुत महत्वपूर्ण है। जी, मैं उसके पीछे की वजह भी जानूंगा आप लोगों से, लेकिन एक आंकड़ा आप लोगों के सामने रखता हूं कि रेयर अर्थ मेटल्स क्यों महत्वपूर्ण है भारत के लिए। वित्त वर्ष अगर 2024-25 की मैं बात करूं तो भारत ने चीन से 870 टन रेयर अर्थ मैग्नेट्स आयात किया है। एक बड़ा आंकड़ा है जो ये दिखाता है कि भारत की जो निर्भरता इस मामले में है वो दुनिया के दूसरे देशों में है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उसमें रेयर अर्थ मैग्नेट्स के मामले में भारत कैसे आत्मनिर्भर बने, इसके लिए सरकार ने 7,000 करोड़ से ज्यादा के एक योजना को मंजूरी दी है। जाहिर तौर पर एक बड़ा कदम है सरकार का। आशुतोष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस मुद्दे को, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब जब दुनिया में परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होती हैं, जाहिर तौर पर फिर उसके परिणाम भी सामने उभर कर आते हैं। पहले कोविड की बात सामने उभर के आई और आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई। अब अमेरिका ने जिस तरह से टैरिफ का अपना दांव चला और उसके बाद चीन ने पाबंदी लगाई, अगर मैं सही हूं तो आप ऐसी स्थिति में भारत की इस पहल को वैश्विक संदर्भ में और आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो ये हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट का बहुत अच्छा फोरसाइट है। ये अभी एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से अगर हम ये रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं तो इलेक्ट्रिक कार्स की कॉस्ट 40 to 50% वैसे ही रिड्यूस हो जाएगी। ये एक आपको एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट दे रहा हूँ। और अगर ग्लोबली अगर हम देखा जाए जो इसका असर पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जरूरी चीज होती है कि आपके किसी पे रिलायंस खत्म हो जाए तो आपकी जो जियो स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग होती है वो बहुत बेहतर हो जाती है। गवर्नमेंट ने 7 साल का प्लान रखा है, 2 साल में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, फिर उसके बाद 5 साल प्रोडक्शन होगा, करीब 6,500 की सेल सब्सिडी दी है। इससे हमारी ग्लोबली जियो स्ट्रैटेजिक पोजिशन बहुत बेहतर होगी। टेक्नोलॉजिकल हब हम बन सकते हैं एज फार एज जो रेयर अर्थ मिनरल प्रोसेसिंग कंसर्न है। और इसमें आप देखिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कितना ज्यादा होगा जी। हमारा जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के साथ भी बात चल रही है, और बाकी इंडिया में बार्क है ही है, रामानुजम सर IMTT में है ही है। सो जो हम टेक्नोलॉजी यहाँ लाएंगे, इन हाउस कैपेसिटी
वो हमें पोजीशन जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छा कर देगी फ्यूचर में। और फ्यूचर सेल फोन्स, इलेक्ट्रिक कार्स, मिसाइल्स, लॉट ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, दे रिलाय, मतलब उनको जरूरत है रेयर अर्थ की। ये बहुत पावरफुल एसेट होगा अगर हम ये कैपेबिलिटी बिल्ड कर लेंगे, और जरूर कर पाएंगे। आई हैव नो डाउट, हमने, हमारी लीडरशिप ऐसी है, हमारी फोरसाइट ऐसी है अभी कि हम इस डायरेक्शन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ग्लोबली इसके रेमिफिकेशन बहुत होंगे, बहुत पॉजिटिव रेमिफिकेशन होंगे भारत के लिए। यस जी। डॉक्टर रामानुज जी, सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भी शुरू किया है। क्रिटिकल मिनरल मिशन क्या है और इसके पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है? बहुत ही ये संदर्भ है कि आज अगर जो कल हमारे कैबिनेट ने माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो निर्णय लिया है, यह नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का ही एक पार्ट है। 2023 में हमारा नेशनल क्रिटिकल मिनरल अनाउंस हुआ था, जिसमें जो पीरियोडिक टेबल में सामान्य लोगों के लिए बताऊं कि 118 एलिमेंट में से 30 एलिमेंट को जो देश के सुरक्षा समृद्धि के लिए, एनर्जी के लिए, डीकार्बोनाइजेशन जो एक है, जो नेट जीरो का भी हमारे देश का कमिटमेंट है, उसमें 30 एलिमेंट को चिन्हित किया गया, जो कि बाद में 2024 में फिर रिवाइज करके उसको 24 कर गया, क्योंकि उसके आपूर्ति के अनुसार, उसके खनन के अनुसार उनको निर्धारित किया जाता है। तो ये जो क्रिटिकल मिनरल है, उसी का अगर जो एक पार्ट आप लेंगे तो उसमें क्रिटिकल मिनरल मिशन में REE एक उसका पार्ट है। जैसा कि मैंने बताया, ये REE जो है 17 एलिमेंट का एक समूह है, एक ग्रुप को लैंथेनाइट्स बोला जाता है इसको पीरियोडिक टेबल में। तो आप जब परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि ये जो कल का जो निर्णय हुआ है वो परमानेंट मैग्नेट ज्यादा उसमें है, तो परमानेंट मैग्नेट जितने भी एप्लीकेशन इक्विपमेंट हमारे साथियों ने बताया, उसमें सब में परमानेंट मैग्नेट बहुत महत्वपूर्ण है। आपको गौर करना चाहिए कि परमानेंट मैग्नेट जो 1984 में आविष्कृत हुआ था, जिस परमानेंट मैग्नेट को, इसको NdFeB बोलते हैं, न्यूवेडियम फेरन बोरोन मैग्नेट, जो कि बहुत ही पावरफुल, छोटे साइज में भी बहुत पावरफुल मैग्नेट है। तो उस मैग्नेट में अगर जो आप अभी जो हमारे जो इसमें अग्रणी देश है चीन की बात कर रहे हैं, तो पिछले 4 दशकों से ज्यादा उसने उसके मिनरल प्रोसेसिंग से लेकर मैग्नेट के प्रोडक्शन तक की महत्ता हासिल की है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। और हम लोग भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं, अलग अलग सेक्टर में जी। है, और उसमें हम लोग किया जा सकता है, इसमें अगर जो सब एक साथ हों। दूसरी जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की बात है, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो क्रिटिकल मिनरल मिशन का नेतृत्व कर रहा है, उसमें और सही कदम उठाया जा रहा है। जैसे उन्होंने सेंटर फॉर एक्सीलेंस क्रिएट किया है जी। देश के 9 संस्थानों को, और उसमें एक मेरा भी संस्थान है, CSIR की 2 संस्थाएं, CSIR IMMT भुवनेश्वर और CSIR NML जमशेदपुर को सेंटर फॉर एक्सीलेंस घोषित किया गया है। वैसा ही NFTDC को सेंटर फॉर एक्सीलेंस घोषित किया गया है। 4 IIT हैं, उसमें ISC बेंगलोर है, तो कुल 9 सेंटर फॉर एक्सीलेंस। और सबसे बड़ी बात सर इसमें यहाँ पर यह है कि ये जो आप क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रोसेसिंग के बाद हम मैग्नेट तक क्यों नहीं गए, तो ये जो हम मैग्नेट तक जाए, उसमें इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट मस्ट होता है। और जो इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है, अभी जो नया स्कीम कल जो शुरू किया गया है, उसमें विश्व से भी टेक्नोलॉजी लाने की बात है, स्टेक होल्डर इंडस्ट्री को भी इन्वॉल्व करने की बात है। और ये देखिए कितना अच्छा जो क्रिटिकल मिनरल मिशन का जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस भी दिया गया था, उसमें कंडीशन था कि एकेडमिक इंस्टीट्यूट भी हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हो, इंडस्ट्री भी हो। और ये जो जिस दिन इंडस्ट्री एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और एकेडमिक के साथ, और जो आप लोग PPP मॉडल की बात करते हैं, वो होगा, तो इसमें बहुत ही अच्छी बात है। और एक जो छिपा हुआ रहस्य पूरे कल के अनाउंसमेंट में है कि हम टेक्नोलॉजी को बाहर से भी ला करके, बाहर से भी इन्वेस्टमेंट करके उसको किस तरह से इंडिजिनाइजेशन करेंगे, कि आज का जो जरूरत है कि हम स्मार्ट वे में करें, सस्टेनेबल वे में करें,
और जो टेक्नोलॉजी है उसको फास्ट करें, सो तेजी से करें। ये जो हमारे पास जो चैलेंज वैज्ञानिकों के पास जो दिया गया है कि अब आप तेजी से काम करिए, एक साइड प्रोसेसिंग करिए, दूसरे साइड प्रोडक्शन करिए, साथ ही साथ लैब में काम कीजिए और साथ ही साथ इंजीनियरिंग भी करते चलिए, तभी हमारे जो ये कल का निर्णय है वो सफलीभूत होगा। जी, जाहिर तौर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो फैसला है उसके पीछे उद्देश्य आयात पर निर्भरता को कम करना तथा हाई टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस में भारत की क्षमताओं को बढ़ाना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। रामानुज जी, तुषार जी, आशुतोष जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।